हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। आज हम शुरू करते हैं हमारा केमिस्ट्री का एक टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स। जो ये टॉपिक है ना, इसको हम बीएससी में भी पढ़ते हैं, इस टॉपिक को हम एमएससी में भी पढ़ते हैं, और इवन ये टॉपिक में से क्वेश्चन हमारे पास जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे नेट का हो गया, नेट या फिर जेआरएफ या फिर गेट का हो गया या फिर बार का हो गया, मीन जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस पक्का आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पक्का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास एक ब्रांच ही है, ये भी केमिस्ट्री की, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं रिएक्शंस का रेट के बारे में। ठीक है, और साथ में हम पढ़ते हैं कि जो रिएक्शंस हो रही हैं वो हमारे किस मैकेनिज्म से हो रही है, किस मैकेनिज्म से वो रिएक्शंस हो रही हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स उन रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास हमने है ना क्या किया है, हमारे साइंटिस्ट ने स्पीड के बेस पे, रिएक्शन की स्पीड से हो रही है उस बेस पे हमने रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारी इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एक्सट्रीम स्लो रिएक्शंस। ठीक है, और नेक्स्ट आती है हमारे पास जो मेजरेबल स्पीड के हैं, जो रिएक्शन हमारे पास मेजरेबल स्पीड से हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइप है रिएक्शंस की। अब एक बार इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हमें इसका भी सीख करना जरूरी है। अगर हमें हमारा बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम आगे किस तरीके से चलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है या फिर जो रिएक्शन होते हैं वो बिल्कुल इंस्टेंट होते हैं, मीन्स बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट रेट से होती है। इतनी फास्ट रेट से कि जैसे हमने रिएक्टेंट लिया, वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी हाई स्पीड है तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना उसको मेजर करना, प्रैक्टिकल मेजर करना उसका पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हम इन रिएक्शंस का जो रेट है वो नहीं निकाल सकते। अब इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे हमारे पास, इसके एग्जाम्पल में आगे जैसे हमारे पास जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिसके अंदर आयंस इन्वॉल्व हो। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उसके जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो और आयंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें। ठीक है, वो होती है हमारे पास आयनिक रिएक्शंस। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस। ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसका एक और। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, न्यूट्रल कर देना एसिड और बेस वाले पार्ट को। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके एग्जाम्पल जैसे हम एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे हमने बेस लिया, बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हमने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिएक्शन कैसे होगी, इसके अंदर जो ये OH है और जो ये AH है ये दोनों कंबाइन करके हमारे पास क्या बना लेंगे, वाटर। और जो ये रिमेनिंग रह गया NaOCl,
ये हमारे पास अलग निकल जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, एक तो बना हमारे पास NaCl और साथ में निकल गया वाटर। तो ये जो हमारे पास है ना ये एसिड है ना ये बेस है, ये हमारे पास क्या है एक न्यूट्रल है। तो ये क्या हो गया न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो ठीक है, ये था हमारे पास इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेकंड टाइप कौन सी रिएक्शन की, जो एक्सट्रीम स्लो रिएक्शंस है। एक्सट्रीम स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने के लिए ना बहुत टाइम लग जाए, कुछ साल लग जाए, महीने लग जाए, वो आती हैं हमारी सारी एक्सट्रीम स्लो रिएक्शंस के अंदर। जैसे मीन्स ये क्या होंगे हमारे पास वेरी वेरी स्लो स्पीड से होंगी रिएक्शन। अभी इतनी स्पीड से होंगी रिएक्शन, अब कोई ये तो है नहीं कि पर्टिकुलर उसी के एक ही रिएक्शन का वेट करता रहेगा कि हाँ ये इतने सालों में होगी रिएक्शन, फिर हम इसका रेट निकालेंगे। तो इसका भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। तो इनका भी हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो हमारी जनरल लाइफ में हम हमारी जो एवरीडे लाइफ में ले सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख भी सकते हैं, वो है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स जंग लगना लोहे के। आपने देखा होगा जैसे हम सबके घर में जो मेन गेट होता है वो लोहे का होता है। ठीक है, कुछ समय के बाद है ना, अगर उसके जैसे पानी की छींटे लगती रहे तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर है ना एक ब्राउन ब्राउन से कलर की लेयर सी आ जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या, उसको हम फिर क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर जंग लग गया। और ये प्रोसेस बहुत सालों बाद होती है, ये तो है नहीं कि आपने लगाया और कल ही उसके ऊपर जंग लग गया, ऐसे तो नहीं होता ना, कई साल लगते हैं। तो जैसे हमने एक पीस लिया आयरन का, जब ये वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर ब्राउन से कलर की कोटिंग हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारे पास किसका एग्जांपल था, एक्सट्रीम स्लो रिएक्शंस का, जिन रिएक्शंस को पूरा होने के लिए बहुत टाइम लग जाए, बहुत साल या फिर महीने लग जाए, बहुत ही हमारे पास सारी एक्सट्रीम स्लो रिएक्शन के अंदर। थर्ड है, ये है होती है हमारे पास जो मेजरेबल रिएक्शन, जो मेजरेबल स्पीड से होती है जो रिएक्शन, मीन्स जिनकी स्पीड हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी स्पीड हम मेजर कर सकते हैं वो आएंगे सारी इसके अंदर। जैसे इसके सो थर्ड वाली है हमारे पास मेजरेबल स्पीड, जिनकी स्पीड हम मेजर कर सकें, हम स्पीड को मेजर कर सकें। अगर हम उनकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं तो हम उनका जो रेट है रिएक्शन का वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन। ठीक है, अब एस्टर इनका तो पता होगा ना फंक्शन ग्रुप का, ROH है तो एल्कोहल, अगर पीछे OH लगा हुआ है तो एल्कोहल, अगर CHO लगा हुआ है तो होता है हमारे पास एल्डिहाइड, अगर हमारे पास COOH है तो होता है हमारे पास एसिड। ऐसे ही हमारे पास अगर RCOOR है तो ये होता है हमारे पास एस्टर। ठीक है, हमारे पास हमें यहाँ क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी किसकी, एस्टर। ठीक है, तो हमने जैसे लिया C2H5, हमने ये एस्टर लिया, इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करवाना है तो वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास होता है H और OH के अंदर, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी तब हमारे पास बनता है एसिटिक एसिड और साथ में इथेनॉल। ये जो पार्ट है ये इसके साथ रिएक्ट करता है, और जो C2H5 है वो OH के साथ।
तो ये हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं। इस रिएक्शन का हम जो रेट है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक मेजरेबल स्पीड में ये रिएक्शन होती है। तो अब तो हमने देखा कि एक तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका हम रेट बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते, इतने फास्ट होते हैं कि उनका हम रेट प्रैक्टिकली मेजर ही नहीं कर सकते। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही स्लो होते हैं, जिनको पूरा होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और फिर हमने थर्ड टाइप वाली पढ़ी है, मेजरेबल स्पीड वाली। अब हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर यही वाले पढ़ने हैं, मेजरेबल स्पीड वाले। ठीक है, इन्हीं रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स जनरली हमें बताता है किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में और उसके फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मैं तब से बोले जा रही हूँ कि ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन, सो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। अब इससे क्या समझ में आया, हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इस डिवाइड में आता है टाइम। ठीक है, अब अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो जनरली होती है हमारे पास इस फॉर्म में, मोल लीटर इनवर्स। तो नीचे तो हमारे पास टाइम है ही, तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। इसको ऊपर जाएंगे तो टाइम के ऊपर भी इनवर्स आ जाएगा, टाइम इनवर्स। ये होगी इसकी जनरल फॉर्म। अगर हमारे पास टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड इनवर्स, अगर हमारे पास मिनट में दिया हुआ है तो मिनट इनवर्स, अगर हमारे पास आवर्स में दिया हुआ है तो मोलीटर आवर्स इनवर्स। ये हो जाएगी हमारे पास यूनिट। अगर हमारे पास जो ये कंसंट्रेशन है या फिर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो, या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास है गैसियस फॉर्म में है, तो हमारे पास जो ये कंसंट्रेशन होती है, जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन है वो, उसको हम जो कंसंट्रेशन वाली टर्म है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं प्रेशर से। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे कंसंट्रेशन की हमने यूनिट रखी है ना मोलीटर इनवर्स, उसकी जगह हमें पुट करना है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर डिवाइड में टाइम तो है ही, तो इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स। जब इसको टाइम को हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास ये टाइम सेकेंड इनवर्स में है तो सेकेंड आ जाएगा, अगर हमारे पास टाइम मिनट में है तो मिनट इनवर्स आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक मिनट इनवर्स। अगर आवर्स में है तो एटमॉस्फेरिक आवर्स इनवर्स। तो ये हमारे पास ये दो यूनिट आ गई रेट ऑफ रिएक्शन की। एक तो तब जब हमारे पास कंसंट्रेशन सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, ये वाली। एक तब जब हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो हमारे पास गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हमने देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका एक्सप्रेशन। हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे, अब हमारे पास जो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब अगर मैंने आपको बोला
कि अगर हमने लिया कि dt कोई टाइम इंटरवल है, तो इस पे जो हमारी कंसंट्रेशन है वो भी हमारे पास dx, ये हमारे पास पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो इसके हिसाब से ये डेफिनेशन होगी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की। अब एक चीज और देखो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे रिएक्शन, जैसे देखो मैंने आप लोगों को रिएक्टेंट दिया टाइम 0 मीन्स मैंने आपको सिर्फ दिया ये इनिशियल में, आपने वहां तक कोई रिएक्शन शुरू नहीं हुई अभी तक, तो उस टाइम पे जो दिए मैंने 100 दे दिया आपको मान, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रिएक्शन तो शुरू ही नहीं हुई है हमारे पास। अब मैंने कहा कि 5 मिनट के बाद जो 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो तो होगी 90 और प्रोडक्ट की होगी हमारे पास 10। अब मैंने कहा कि 10 मिनट के बाद जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन होगी 80 और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन होगी 20। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 100 थी वो अब हमारे पास होगी 80। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे टाइम या जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे ये कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है। फिर जैसे जैसे रिएक्शन होती जा रही है वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, जैसे 10 से होगी वो 20, 0 से होगी 20, तो यहाँ पे क्या कर रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये dx/dt हमारे पास रिएक्टेंट है तो हमारे पास इसके आगे हम लिख सकते हैं नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, कंसंट्रेशन के अंदर डिक्रीज को शो करता है। ठीक है, अगर हमारे पास हमने जो ये कंसंट्रेशन दी हुई है प्रोडक्ट के लिए तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो आएगा हमारे पास पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका एक्सप्रेशन। अब अगर मैं आपको इक्वेशन दूं, अगर मैं आप लोगों को एक रिएक्शन दूं और उसको बोलूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, जिसमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। मैंने अभी भी क्या बताया है, जो रिएक्टेंट वाले होंगे उनके आगे तो हम लगाएंगे नेगेटिव साइन, और जो प्रोडक्ट वाले होंगे उनके सामने आएगा हमारा पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट है तो इसके आगे आएगा नेगेटिव साइन, तो फिर ये। ठीक है, अब प्रोडक्ट है डी क्या है, ये भी हमारे पास रिएक्टेंट, तो इसके आगे भी नेगेटिव साइन। अब जो ये एल है ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है। अब ये बताओ यहाँ पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन आएगा। ऐसे ही जो ये एम है ये भी क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसके साथ भी आएगा हमारे पास पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का। अब मैंने आपको एक और रिएक्शन दी, और अब मैंने कहा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, और इसके अंदर जो ये है ए बी स्मॉल एन ये क्या है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको कहा, आप लोगों को कहा इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो आप किस तरीके से लिखोगे, एक काम करो, जो ये मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हैं इनको हाइड करो एक बार, तो जो ये वाली रिएक्शन है और ये वाली रिएक्शन सेम हो जाएगी। तो पहले हमने जो ये लिखा था ना रेट ऑफ रिएक्शन, पहले वो ये लिखते हैं यहाँ पे। ये लिखा था हमने, ठीक है।
अब जो ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, इनका क्या करना है, इनको 1 के डिवाइड में करना है और साथ में इनकी मल्टीप्लाई करनी है इन्हीं जिनके आगे ये है उन्हीं के रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। ठीक है, जैसे इसका ए है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a। इसका क्या है, बी है, तो यहाँ पे आएगा 1/b, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1/b। अब इसका क्या होगा, 1/l करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। इसका क्या होगा, m है, तो 1 के डिवाइड में m आएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट। ठीक है, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं और इनके ही बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना। ठीक है, अब हमने देखा कि ये तो था इसका एक्सप्रेशन। अब देखेंगे कि हमारे पास कि किसी भी हम रेट रिएक्शन के किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान मेथड होता है हमारे पास कि हम उसका ग्राफ प्लॉट कर लें। अब यहाँ तक कि मैंने जो करवाया आप लोगों को आज की वीडियो, मैं सिर्फ 2 टर्म्स बोली आपको, कंसंट्रेशन और टाइम। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना, हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की या फिर किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हमारे पास जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं उस टाइम पे जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारे और जितने भी फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं, वो उस टाइम पे सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, और जो ये कंसंट्रेशन होगी ये किसका फंक्शन होगा, टाइम का। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक जो ये वर्सेस है, इसके जो ये लेफ्ट साइड में है इसको हमने मान लिया 1, और जो ये राइट साइड में इसको मान लिया हमने 2। जो ये 1 वाला होगा ये हमेशा y एक्सिस के अलोंग प्लॉट होगा। ठीक है, और जो ये वाला है इसको हम हमेशा x एक्सिस के अलोंग लेंगे। ठीक है, जो वर्सेस के लेफ्ट साइड है उसको हमेशा y एक्सिस पे लेंगे, जो वर्सेस के राइट साइड में है उसको हमेशा x एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जब हमने जो ये कंसंट्रेशन ली है वो हमने रिएक्टेंट की ली है। ठीक है, मैं वीडियो चेक कर लेते हैं। तो जब हम कंसंट्रेशन देखते हैं रिएक्टेंट की, तो मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, ये हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, जब हमारे पास टाइम 0 होते ही कंसंट्रेशन इसके हमारे पास 100 है, ये 0 है। 5 मिनट के बाद ये 90 होगा, ये 10 होगी, 10 मिनट्स के बाद ये 80 होगा, ये 20 होगी। यहाँ पे क्या करिए, जब हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लेते हैं तो वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे जब हम कंसंट्रेशन का और टाइम की ओर, वाई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, कंसंट्रेशन, इसके लिए हमने रिएक्टेंट की। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, टाइम आएगा ना यहाँ से। ठीक है, अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो ये कर्व आई है इस कर्व को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन टाइम कर्व। ठीक है, अब हमारे पास इसका हमें निकालना है स्लोप। अब हमारे पास एक तो मेथड ये है कि हम इस कर्व के ऊपर इस तरीके से टेंजेंट डाल दें। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर टेंजेंट डाल दी, तो हमारे पास जो ये एंगल बनेगा इनके बीच में, ये तो हो गया थीटा डिग्री का, थीटा हो गया, तो ये एंगल हो गया हमारे पास
पास परपेंडिकुलर है तो ये हो गया 90 डिग्री का। अब यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन लिया, सपोज यहाँ पे आ रही है वो कंसंट्रेशन स्मॉल dx, और जो ये इंटरवल लगा है वो आया हमारे पास कुछ dt। ठीक है, अब हमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होगा टेंजेंट का? एंगल क्या हमारे पास टेंजेंट थीटा आएगा। टेंजेंट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है? जो 90 डिग्री के एंगल वाली होती है, तो ये क्या है हमारे पास dx, और बेस क्या है? जहाँ पे ये थीटा और 90 डिग्री वाला एंगल होता है इसको बोलते हैं हम बेस, तो ये क्या है हमारे पास dt। तो यहाँ से निकल गया स्लोप हमारे पास एक हमारे पास है। दूसरा मेथड है हमारे पास कि हम दो अलग अलग टाइम इंटरवल्स लें और उन पे देखें हमारे पास कि कंसंट्रेशन के अंदर क्या चेंज आ रहा है और टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया, ये ले लिया हमने इनिशियल टाइम पे हमारे पास कंसंट्रेशन आई x1। ठीक है, फिर हमने ली फाइनल टाइम लिया t2, फिर हमारी जो कंसंट्रेशन आई वो आई हमारे पास x2। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में टाइम। अब हमारे पास इस चेंज के फॉर्म में लिखा हमने, तो जो ये वाला ही है डिफरेंस, ये x2 और x1 के बीच में ये वाला डिस्टेंस, ये शो करता है हमारे पास कि कंसंट्रेशन के अंदर कितना चेंज आया है, तो उसको हम डेल एक्स से लिख सकते हैं। और ये वाला गैप हमें शो करता है कि टाइम t1 और टाइम t2 में कितना चेंज आया है, तो ये डेल t को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हमारे पास क्या हो गई? स्टेट फंक्शन है। स्टेट का क्या मतलब होता है? जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, अब इसके अंदर इनिशियल क्या है हमारे पास? x1 तो है, क्या है हमारे पास? इनिशियल वैल्यू। x2 क्या है हमारे पास? फाइनल वैल्यू है। कंसंट्रेशन के टर्म में ऐसे ये इनिशियल टाइम, ये हमारे पास फाइनल टाइम ले लिया हमने। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, तो चेंज कैसे निकालते हैं हम? फाइनल माइनस में इनिशियल। फाइनल क्या था हमारे पास? x2, इनिशियल क्या था? x1। ऐसे ही फाइनल टाइम क्या था हमारे पास? t2, इनिशियल टाइम क्या था हमारे पास? t1। ठीक है, जब हम इस वैल्यूज के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव्स का क्या इंडिकेट करती है हमारे पास? की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है रिएक्टेंट के जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है, या फिर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, ये तो था हमारे पास जब हमने कंसंट्रेशन ली है रिएक्टेंट की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि जब हम कंसंट्रेशन को लेंगे प्रोडक्ट की, जब हम कंसंट्रेशन किसकी लेंगे? प्रोडक्ट की। ठीक है, अब आती है हमारे पास, अब यहाँ से देखो आप, जो ये बताओ कि जो ये है कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। रिएक्टेंट के अंदर क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी, और प्रोडक्ट के अंदर क्या करती है हमारे पास? कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है टाइम के साथ। ठीक है, ऐसे इसके अंदर भी हमने माना कि इनिशियल टाइम के ऊपर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो x2 है। हमने माना इस टाइम के ऊपर, t2 टाइम के ऊपर जो हमारी कंसंट्रेशन है वो यहाँ होगी, वो भी हमारे पास x2। तो वही इसके अंदर भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे निकालेंगे हम? डेल एक्स बाई में डेल टी, और ये होगा हमारे पास x2 माइनस में x1 और t2 माइनस t1। अब जो ये वैल्यू आएगी ना हमारे पास सोल्व करने के बाद, जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करती है हमारे पास की जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, तो ये था सारा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आज हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस देखी, फिर उनका एक्सप्रेशन देखा, फिर हमने लास्ट में देखा कि हम उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।